नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का ड्यूरेशन है इसके इस ऑनलाइन सेशन में। अंतिम क्लास में हमने भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश उसके संदर्भ में हमने चर्चा शुरू की थी, जिसमें हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का एक ओवरव्यू लिया था और हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कंपनीज हैं, स्टेब्लिशमेंट उनका कब हुआ, कौन कौन उनको रेगुलेट कर रहा है, इसके बारे में एक जानकारी ली थी। आज की हमारा चर्चा का जो केंद्र बिंदु रहने वाला दोस्तों, उसमें हम एक तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही एक हम जो भारत की इस्पात नीति है 2017 की, के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम सूती वस्त्र उद्योग का भी एक ओवरव्यू लेंगे और 8 जो हमारी प्रमुख इंडस्ट्रीज हैं और उसके जो जो सेंटर है, उन 8 प्रमुख इंडस्ट्री के जो जो सेंटर हैं उसके बारे में बात करेंगे। आशा करता हूँ, आई होप उसकी क्लास समझ में आएगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भारत की इस्पात नीति 2017 है उसके बारे में। नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 में आई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो एक तो हमें जो स्टील की कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना, यानी प्रोडक्शन को बढ़ाना है। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दो चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। एक तो हम रॉ मटेरियल ज़्यादा कलेक्ट करें, ज़्यादा निकालें, अजीब-सी बात है। और दूसरा, कंपनी को फाइनेंस देने वाली भी ऐसी कोई संस्था हो या चीप लेबर मिल जाए, सब कुछ मतलब जो एक उद्योग के लिए इम्पोर्टेंट वजह होती है, वो सब कुछ ईज़ गोइंग हो, वो चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है? तो नेशनल स्टील जो पॉलिसी है दोस्तों 2017 की, उसमें हमने सबसे प्राथमिक बात ये की कि हमारी जो क्षमता है, मेकिंग कैपेसिटी है बात को बनाने की, वो 2030 तक हमें 300 मिलियन टन करनी है। 300 मिलियन टन की हमारी क्षमता होनी चाहिए वर्ष 2030-31 तक। ये नेशनल इस्पात नीति 2017 का एक लक्ष्य है। याद रखिएगा, कितनी करनी है क्षमता? 300 मिलियन टन। वहीं हम बात करें तो हमें लोगों की आदत जो है उसमें भी सॉरी इस्पात को डालना है, स्टील को डालना है। स्टील के ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट लोग यूज़ करें। उसके लिए हमने बात की कि पर कैपिटा जो स्टील कंजप्शन है, वो हमें 160 किलोग्राम करना है वर्ष 2030-31 तक। तो 2 चीज़ें हो गई, हमें बात कर ली हमने। एक तो हमें स्टील की जो मेकिंग कैपेसिटी है, वो 300 मिलियन टन कर देनी है और साथ ही एक 60 किलोग्राम तक एक पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति 60 किलोग्राम हमारा जो स्टील है वो उठा ले। तो ये करना है, ठीक है? ये अब स्टील में देखिए, भारत में 2 एज का जो है कोल मिलता है। एक तो गोंडवाना टाइप का कोल मिलता है जो जनरली हमें ईस्टर्न कोस्ट जो रीजन है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और ये जो रीजन है, ठीक है? झारखंड वाला रीजन हो गया। इस सेक्टर में जो कोल मिलता है वो गोंडवाना टाइप का कोल है। और वहीं हम तेलंगाना वाला रीजन जो हो गया ना, इसमें बात कर रहे हैं। फिर वहीं हम बात करें तो टर्सी युग का जो कोल है, वो हमें जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, असम, मेघालय, वो वाला रीजन जो है ना, मिजोरम, उसमें जो कोल मिलता है वो टर्सरी युग का कोल मिलता है। और ये भारत में जो मिलने वाला कोल है दोस्तों, इसका टाइप है बिटुमिनस टाइप। कौन सा टाइप है? बिटुमिनस टाइप। और बिटुमिनस टाइप जो है नॉन कोकिंग कोल है। नॉन कोकिंग कोल का मतलब क्या होता है? नॉन कोकिंग कोल का मतलब होता है कि हम उसको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए एज अ एनर्जी के रूप में यूज नहीं ले सकते, ठीक है? जलाने के रूप में यूज नहीं ले सकते। तो क्या करें तो हम इंपोर्ट करते हैं। तो हमारी जो नेशनल स्टील पॉलिसी है 2017 की दोस्तों, वो भी यही कह रही है कि हम स्टील की जो इंपोर्ट है, ठीक है, इंपोर्ट किया, सॉरी, हमें जो कैपेसिटी है वो तो बढ़ानी है और साथ ही हमें जो कोकिंग कोल है
उसमें भी हमने डिपेंडेंसीज़ जो है, हम जो आयात जितना करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसमें कमी लानी है। तो कितनी लानी है? तो हमारा जो कोकिंग कोल है, हम पूरा का पूरा विदेशों से आयात करते हैं, इसमें भी हमें कमी लानी है, 85% से 65% तक लाना है। तो ये एक इसका एम है इस पॉलिसी का। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इस पॉलिसी का एम एक ये भी है कि हमें जो कोकिंग कोल है, उसकी इम्पोर्टेंस डिपेंडेंसी में कमी लानी है। कितनी? 65% पे लाना है उसको, 85 से। 300 मिलियन टन हमें स्टील का प्रोडक्शन करना है। लोगों को कंजप्शन कितना बढ़ाना है हमें? 160 तक लाना है पर कैपिटा, ठीक है? ये है। और अभी वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो इंडिया जो है वो स्टील के सेक्टर से हमें जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? स्टील कितना कंट्रीब्यूट करता है अपनी जीडीपी में? 2% अपनी जीडीपी में स्टील सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। ये एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? और साथ ही हम अभी वर्तमान में थर्ड थर्ड नंबर पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील में। वो रैंक कौन सी है? थर्ड है। तो ये पॉलिसी जो है 2017 वाली दोस्तों, वो ये भी कहती है कि हम स्टील में दूसरे नंबर पे आ जाएं, ठीक है? ये भी एक ध्यान रखना बात। इस तरह से भारत की इस्पात नीति 2017 का एक ओवरव्यू था, जो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अब एल्यूमीनियम से रिलेटेड जो भी भारत में कंपनीज हैं, के बारे में एक ओवरव्यू लेना चाहेंगे और उसकी बात करेंगे। तो उसमें एल्यूमीनियम से रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं भारत में, उसमें सबसे पहली बात करें तो एक इंडेल करके कंपनी है। भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड, ज़्यादा जानकारी नहीं रखनी है। एल्यूमीनियम की फॉइल होती है जिसमें हम बात करते हैं ना, खाना पैक करते हैं। एल्यूमीनियम के आजकल बहुत सारे इक्विपमेंट हो गए, घरेलू यूज़ के लिए भी होते हैं, उद्योग के स्तर पर भी यूज़ हो रहे हैं। एल्यूमीनियम सब्सिडरी बन सकता है बहुत सारी चीज़ों का। तो ये भी हमारी आवश्यकता और बहुत सारी नई ज़रूरतें पैदा होगी, उनको ओवरकम करने में एल्यूमीनियम इंडस्ट्री भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि कुछ कंपनीज़ हैं, उसका एस्टेब्लिशमेंट अगर आप याद रख सकें तो रख लीजिएगा। भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड 1938 की है। फिर हम बात करें तो मद्रास माल्को जो है, मद्रास एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड जो है माल्को, ये 1965 की हैं, ठीक है? हिंडाल्को 1958 के हैं। ये डेट याद रखनी पड़ेगी, सन आपको याद रखना। कभी क्रम जमाने के लिए पूछ लेगा तो उस सेंस में याद रखिएगा। जी। तो राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड दोस्तों, नाल्को जो है वो 1981 की है। और वहीं बाल्को की बात करें, भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड 1965 की है। इतनी सी जानकारी सफिशिएंट है कि बाल्को कब बनी? 65 में बनी। नाल्को कब बनी? 81 में बनी। हिंडाल्को कब बनी? 58 में बनी। इंडेल कब बनी? 38 में बनी। और माल्को कब बनी? 65 में बनी। इस- इसको बस इतना सा ध्यान रखना। साथ ही हम बात करें तो हमारा झारखंड का जो जमशेदपुर है, उसको हम भारत का बर्मिंघम के नाम से जानते हैं। बर्मिंघम सिटी जो एल्यूमीनियम के लिए ही फेमस है। तो बर्मिंघम भारत का कौन सा? जमशेदपुर है। इस बात को आप देख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। हिंडाल्को रेणुकूट में अपना काम कर रही है हिंडाल्को। और साथ ही हिंडाल्को का एस्टेब्लिशमेंट तो मुंबई में हुआ था। आदित्य बिरला ग्रुप ने एस्टेब्लिश किया था हिंडाल्को को। तो हिंडाल्को की स्थापना कब है? वो भी आपको पता होना चाहिए, 1958 में हिंडाल्को। तो याद रख लीजिएगा। तो उनमें 4 ऑप्शन आएँगे, तो उसमें से 2 अगर आपको आता होगा तो भी काम चल जाएगा। हिंडाल्को 58 बॉम्बे में एस्टेब्लिशमेंट हुआ। रेणुकूट यूपी में भी इसका एक स्थानीय मतलब जो भी हम कह सकते हैं कि वहाँ पे भी एक इसकी इकाई है, स्थानीय इकाई, ठीक है? हिंडाल्को की। भारत में एशिया का सबसे जो बड़ा एल्यूमीनियम उत्पादक संयंत्र है, वो कौन-सा है? तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, कोरबा करके है, सॉरी नाल्को है। नाल्को नाल्को एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमीनियम उत्पादक संयंत्र है, ये ध्यान रख लीजिएगा। नाल्को, उसकी स्थापना, ठीक है? स्थापना 81 में हुई थी नाल्को की। नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को और एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमीनियम उत्पादक संयंत्र है। बस इतनी जानकारी देख लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट है एल्यूमीनियम इंडस्ट्री से रिलेटेड। अभी हमें सबसे जो हमारा फोकस सेंटर है, वो ये है। एक तो हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा पढ़ा थोड़ा-सा, ठीक है? इसके अलावा हम
सूती वस्त्र देख लेते हैं, एल्यूमीनियम या एल्यूमीनियम जो रिलेटेड जितनी भी संस्था हैं, वो हमने देख लिए। साथ ही हम दोस्तों इसमें सूती वस्त्र से रिलेटेड एक जनरल जानकारी ले लेते हैं छोटी-सी, बस 2-4 मिनट में जानकारी लेते हैं। उसके बाद हम जो भारत के 8 प्रमुख उद्योग हैं, औद्योगिक प्रदेश में हमें वो 8 प्रमुख उद्योग ही पढ़ने हैं, तो उसके बारे में एक ओवरव्यू हम लेके इस क्लास को कंक्लूड करेंगे। साथ ही हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सूती वस्त्र के बारे में। तो सूती वस्त्र की दोस्तों आधुनिक सूती जो मिल थे, उसकी स्थापना 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में हुई थी। फोर्ट ग्लास्टर में सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई थी 1818 में। भारत का पहला आधुनिक सूती कपड़ा जो कारखाना है दोस्तों, वो 1854 में कावसजी डाबर द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है? जिसने 1856 में काम करना शुरू किया था। तो सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 में कावसजी डाबर द्वारा स्थापित किया गया था। उससे पहले आधुनिक सूती मिल की स्थापना फोर्ट ग्लास्टर में 1818 में हो गई थी दोस्तों। ठीक है? सूती वस्त्र से संबंधित जो भी सेंटर्स हैं इंडिया में, उसमें हम बात करें तो जनरली सूती वस्त्र उद्योग का मतलब क्या है? कपास। कपास कहाँ होगा? जहाँ काली मिट्टी होगी दोस्तों। काली मिट्टी के सेंटर्स कौन से हैं? जो वेस्टर्न घाट वाला रीजन है दोस्तों, दक्कन ट्रेप जो हम कहते हैं, वो दक्कन वाला जो रीजन रीजन है, उसमें ही तो सबसे ज्यादा उद्योग डेवलप होंगे। तो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, पश्चिम बंगाल में भी कुछ रीजन है जहाँ पे ये चीजें हो रही है। उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया। इनके स्थानीय जो सेंटर्स हैं, वो हम उन 8 प्रमुख उद्योगों में जब सूती वस्त्र उद्योग की बात करेंगे दोस्तों, इस रीजन की बात करेंगे, गुजरात और महाराष्ट्र वाला जो एक औद्योगिक क्षेत्र है उसकी बात करेंगे, तब हम सूती वस्त्र उद्योग के सेंटर देख लेंगे। ठीक है? तो इस तरह से जनरल जानकारी कागज जी के बारे में ध्यान रखिएगा। और साथ ही आप जूट उद्योग की जानकारी रख सकते हैं कि जूट उद्योग भी डेवलप हुआ था 1855 में। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, पश्चिम बंगाल में तो जूट उद्योग पश्चिम बंगाल में रिसड़ा स्थान है, वहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ 1855 में। ठीक है? इस तरह से वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है? बात करते हैं, अब हमारी जो चर्चा का विषय होने वाला है, अंतिम रूप से हम बात करने वाले हैं दोस्तों, तो वो है हमारे 8 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कल की क्लास में हमने चर्चा की थी और मैंने इस क्लास को कंक्लूड नहीं किया था। मैंने कहा था एक लेक्चर हम और लेंगे, जिसमें हम बात करेंगे विस्तृत रूप से, सारगर्भित रूप से। तो अब हमें देखना है कि हमारा मुख्य औद्योगिक प्रदेश कितना है? 8 है। और 8 में मुंबई और पुणे जो औद्योगिक प्रदेश है दोस्तों, वो किस लिए आप समझ सकते हो फेमस हो सकता है। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। काली मिट्टी हो गई तो वहां सूती वस्त्र की मिलें स्थापित होगी दोस्तों। और साथ ही हम बात करें तो जो ये मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश था दोस्तों, उसमें क्या हुआ कि ये जो वैश्विक रूट है स्वेज नहर वाला, जो लाल सागर और ये जो खाड़ी वाला क्षेत्र है, इससे रिलेटेड एक स्वेज नहर है। स्वेज नहर पहली बार 1869 में खुली थी और उसके खुलने के बाद ही हमारे मुंबई पोर्ट का विकास होता है। मुंबई पोर्ट का विकास होगा तभी हमारे जितनी भी इंडस्ट्री में बड़े-बड़े इक्विपमेंट होंगे, मशीनें होंगी, वो विदेशों से आयात होगी। विदेशों से आयात होगी तो हमारे भारत का आधारभूत ढांचा बढ़ेगा, उसका विकास होगा। साथ ही अ, उस वो टाइप की इंडस्ट्रीज़ डेवलप होगी। तो 1854 में सूती वस्त्र की मिल स्थापित हुई थी। कावसजी डागर द्वारा 1854 में मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र में क्या-क्या हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं। एक तो सूती वस्त्र की मिल स्थापित होगी क्योंकि वो काली मिट्टी वाला रीजन है। साथ ही स्वेज नहर खुलने से 1869 में हमने बहुत सारा इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट इंपोर्ट किया फॉरेन कंट्री से, क्योंकि हमें वैश्विक आयात और निर्यात का एक माध्यम मिल गया और उसी के साथ मुंबई पोर्ट का विकास भी हुआ है। ऊर्जा के क्षेत्र में बात करें तो पश्चिमी घाट में दोस्तों क्या है कि पश्चिमी घाट वाला जो रीजन है, वहाँ पे बड़े-बड़े पहाड़ हैं और नदियाँ पहाड़ों के माध्यम से एस्चुरी बनाती है। और बताइए, ये पता बात, तो क्या होगा, यहाँ पे नदियाँ जब गिरेगी तो बहुत ऊपर से गिरेगी और ऊपर से गिरने के साथ यहाँ पे जल विद्युत ऊर्जा, हाइड्रो
इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट स्टेब्लिश होंगे पश्चिमी घाट रीजन में। तो हमें पता रखना है कि जल विद्युत उत्पादन भी शुरू हो गया इस औद्योगिक प्रदेश में। क्या क्या टास्क हो रहा है वो ध्यान रखना है इन रीजन में। एक तो सूती वस्त्र की मिलें, साथ ही पोर्ट का विकास, साथ ही जल विद्युत उत्पादन। और ये जो मुंबई बेसिन है, हम राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे के संदर्भ में बात करें तो वहाँ हम पढ़ते हैं कि जो मुंबई हाई है या मुंबई बेसिन जो रीजन है वो 40% के साथ देश में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। और सेकंड नंबर पर राजस्थान 20% के साथ अपना योगदान रखता है। इसी बात हम पढ़ते हैं। तो मुंबई हाई तेल के लिए फेमस हो गया। नाभिकीय संयंत्र की बात करें दोस्तों तो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है हमारा महाराष्ट्र में लगा, स्टेब्लिश हुआ यूएसए के सहयोग से। तो वो भी हमें ध्यान रखना। टाटा मोटर्स का कारखाना पुणे में है, वो इस औद्योगिक प्रदेश में भी शामिल है। साथ ही जहाज निर्माण से रिलेटेड एक कंपनी है, मझगांव डॉकयार्ड शिप लिमिटेड है, तो ये भी इस मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र में शामिल है। अब एग्जाम के दृष्टिकोण से वो आपसे दोस्तों एग्जामिनर पूछे कि जो मुंबई पुणे औद्योगिक रीजन है उसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, उनकी कौन कौन सी इकाइयां हैं। ठीक है? दोस्तों उसमें हम ध्यान रखेंगे दोस्तों कि प्रमुख केंद्र कौन से हैं मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र के प्रदेश के। तो याद रखिएगा, एक तो प्रमुख केंद्र मुंबई है, एक पुणे है, ठाणे है, बॉम्बे है, नासिक है, सोलापुर है, रायगढ़ है, अहमदनगर है, सतारा है, सांगली है, जलगांव है, कल्याण है, कोलाबा है, पिपड़ी है, मनमाड है। अब एक बात सोचिए, आप एग्जामिनर प्रमुख केंद्र मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित ऑप्शन दे दिए, कौन सा नहीं है। जब आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपको जो दोस्तों नहीं पता हो इसमें से औद्योगिक क्षेत्र, उसका नाम याद रखिएगा। आपको जैसे मेरे हिसाब से कौन सा नहीं पता हो सकता है, आई थिंक सो, मुझे पता लग रहा है ट्रॉम्बे नहीं पता होगा आपको किसी को शायद तक, पिपरडी नहीं पता होगा, मनमाड़ नहीं पता होगा, कल्याण, कोलाबा, जलगांव, सांगली, इस तरह के एरिया याद रख सकते हैं आप। रायगढ़ हो गया, तो वो एग्जाम में आपके लिए इज गोइंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ बात आपको समझ में आ रही है। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट औद्योगिक प्रदेश हम बात कर सकते हैं उस पे, वो हो सकता है अ, हुगली। हुगली औद्योगिक प्रदेश दोस्तों कौन सा रीजन है, आपके दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए पिक्टोग्राफिक फॉर्म में। आपके दिमाग में जब भी हुगली क्षेत्र आए तो आपको अंदाजा लगना चाहिए कि हुगली जो है वो हमारा पश्चिम बंगाल वाला रीजन है। हुगली हुगली ठीक है, पश्चिम बंगाल वाला रीजन, हुगली क्षेत्र। और ये जो है का विस्तार दोस्तों पांच एरिया से बिड़ला नगर तक है। और आपको पता होगा जब ब्रिटिश एरा था तब नील खेती खेती के लिए ये क्षेत्र बहुत फेमस था। बिहार वाला रीजन, झारखंड वाला रीजन और ये रीजन। ठीक है, साथ ही चाय बागान, जूट, सस्ता श्रम। झारखंड की आप आज हालत देखो, कोल इंडस्ट्री वहां पे क्यों डेवलप हो पाई है, इसके बारे में अगर मैं ओवरव्यू दूं आपको, रोड लेवल पे बात करें हम तो सिर्फ किसी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में सिर्फ रॉ मटेरियल ही कंट्रीब्यूट नहीं करता है, बहुत सारी दशाएं के क्या दशा, लो कॉस्ट लेबर, चीप लेबर आसानी से कंपनी को अवेलेबल हो जाती है। और ये ऐसी इंडस्ट्री है, कोल इंडस्ट्री हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हट के टॉपिक से बात कर रहे हैं, तो वहां पे कोल इंडस्ट्री में तो सबसे ज्यादा लोगों की जरूरत होती है, लेबर की जरूरत होती है। सस्ता श्रम मिल जाता है तो वो कंपनी अपलिफ्ट हो जाती है आराम से। वो हुगली औद्योगिक प्रदेश ऐसा ही प्रदेश है जहाँ सस्ता श्रम अवेलेबल है। थोड़ा नागपुर में लोहे के अयस्क के भंडार। ठीक है, तो हुगली मतलब हुगली ही नहीं शामिल है इसमें, झारखंड वाला रीजन भी शामिल है दोस्तों। पश्चिम बंगाल का हुगली, झारखंड का कुछ रीजन शामिल है इसमें। दामोदर घाटी का कोयला क्षेत्र, तो छोटा नागपुर का लोहा, दामोदर घाटी का कोयला मिल गया, बन गया स्टील। ठीक है, ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र में पूंजी निवेश किया गया था, तो इस क्षेत्र के उद्योगों का विकास हुआ था 1832 में सेरामपुर में दोस्तों। अब आप याद रखिएगा, कागज की मील स्थापित हुई थी सेरामपुर में 1832 में। 1832 में ही हावड़ा में रेशम उद्योग का विकास हुआ। 1855 में रेसड़ा में
पहली जूट मिल स्थापित हुई थी, मैंने आपको बताया अभी, पहली जूट मिल रिसड़ा में, जूट उद्योग हावड़ा, भटपारा। अब लोकल सेंटर्स जो हैं जूट इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गया और बाकी सारे, तो वो आप इसमें मैं बताऊँगा आपको। सबसे हमारे लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, प्री के दृष्टिकोण से दोस्तों इम्पोर्टेंट जो है, वो पॉइंट है इनके सेंटर्स। कौन-कौन से सेंटर्स जो हैं, वो हुगली औद्योगिक प्रदेश में शामिल होते हैं, वो वो ध्यान रख के चलना है, ठीक है? हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का कारखाना कौन नगर में है? चित्तरंजन डीज़ल इंजन कारखाना है। वर्कशॉप जलयान निर्माण गार्डनरीय क्षेत्र है, वहाँ पे है। रिफाइनरी लग रही है हल्दिया में। जूट उद्योग की अवनति के कारण क्या है? दूसरे प्रदेशों की तुलना में विकास की कमी हो गई और साथ ही जूट का जो प्रचलन है, वो भी कहीं न कहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के साथ में इसके सब्सिडरी एलिमेंट हमारे को मिल गए। जैसे पहले प्लास्टिक की थैली नहीं होती थी, तो थैली जब डेवलप हुई, तो थैले खत्म हो गए। इस तरह से हम बात कर सकते हैं, ठीक है? तो प्रमुख केंद्र के रूप में बात करें तो हुगली औद्योगिक प्रदेश में दोस्तों शिवपुर, नेहाटी, कुरियहर, जामनगर, टीमगढ़, सौदेपुर, बजबज, ठीक है? बेलगुरिया, त्रिवेणी, बेलूर, ठीक है? इन सेंटर्स के नाम दोस्तों आप याद रख लीजिएगा। एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अभी तक औद्योगिक प्रदेश से राजस्थान आरएस प्री में तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया डायरेक्टली, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सटीक पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन अगर आना होगा तो इसके अंदर से ही आगा आएगा दोस्तों। ये एनसीईआरटी का कंटेंट है। ठीक है? और एनसीईआरटी को अमलगमेशन के साथ में पढ़ा रहा हूँ, उसको भी इंक्लूड कर रहा हूँ, कहीं पे भी नहीं छोड़ रहा। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश हो गया, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश हमारा हो गया। 2 औद्योगिक प्रदेश हम कर चुके हैं दोस्तों। जब हम छोटा नागपुर प्रदेश में आते हैं, तो छोटा नागपुर प्रदेश के बारे में हमने कल भी बात की थी। जब हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात की थी, तो हमने बात की थी। छोटा नागपुर प्रदेश जो है, तो उसमें हमने 2 चीज़ों की बात करनी है। वो बात करनी है एक आयरन की, एक कोल की। क्योंकि ये क्षेत्र जो है इसका विकास हुआ, तो विकास किस लिए हुआ? स्टील इंडस्ट्री के रिलेटेड हुआ, क्योंकि वहाँ पे कोयला था और लोहा था और साथ ही सस्ता श्रम भी अवेलेबल था। दामोदर घाटी जो रीजन है दोस्तों, वो तो कोयले के लिए फेमस है और साथ ही हमने अभी बात की थी, तो जो झारखंड वाला रीजन है, ठीक है? तो क्या-क्या वहाँ पे दशा है, कौन-कौन से प्लांट लगे हुए हैं, तो हमें ध्यान रखना है। दामोदर घाटी में कोयला मिलता है। भारी धातु उद्योग के लिए फेमस क्यों हम कह रहे हैं? भारी धातु उद्योग कौन-सा? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। इसमें छोटा नागपुर क्षेत्र में झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये 3 अ, स्टेट इसमें शामिल होते हैं दोस्तों। और दामोदर घाटी जो है वो कोयले के लिए फेमस है। झारखंड और उत्तरी उड़ीसा धात्विक और अधात्विक खनिज के लिए फेमस है। अधात्विक खनिज हम बात कर सकते हैं बॉक्साइट और ये जो है इनमें मिलते हैं धात्विक अधात्विक खनिज, ठीक है? स्टील प्लांट्स की बात करें दोस्तों तो जमशेदपुर और बोकारो स्टील प्लांट, कर्णपुर, कुल्टी, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ये भी स्टील के लिए फेमस है। राउरकेला उड़ीसा, यानी स्टील के 3 प्लांट 3 स्टेट में जो प्लांट्स लगे हुए हैं उनके नाम याद रखिएगा। राउरकेला उड़ीसा, राउरकेला दोस्तों उड़ीसा, कर्णपुर, कुल्टी, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल और जमशेदपुर और बोकारो झारखंड में। याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन और मैं आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ, ठीक है? ये आप पढ़ के जाइएगा। प्रमुख केंद्र देख लेते हैं दोस्तों। इसमें अलग-अलग जैसे सिंदरी जो है उत्तर प्रदेश में आता है। सिंदरी वो उर्वरक के लिए फेमस है, ठीक है? हुँ। वेट करिएगा, एक बार इसको मेरे को रीचेक करने दीजिएगा और सिंदरी से रिलेटेड थोड़ा-सा एक आपको डाउट पैदा हो जाएगा। तो वेट ये दोस्तों ये कन्फ्यूज़न दूर कर लेते हैं। तो सिंदरी दोस्तों जो है वो हमारा झारखंड में आता है, झारखंड में आता है दोस्तों और यूरिया के लिए ये फेमस है, उर्वरक यूरिया। तो प्रमुख सेंटर्स के बारे में बात करें छोटा नागपुर प्रदेश में कौन-कौन से सेंटर्स शामिल हैं, तो रांची है, धनबाद है, रांची है दोस्तों, धनबाद है, चाईबासा है, सिंदरी उर्वरक के लिए फेमस है, हजारीबाग, आसनसोल, डालमिया नगर डालमिया नगर सीमेंट इंडस्ट्री के लिए फेमस है दोस्तों। तो आप याद रखिएगा इस सेंटर्स के नाम, ठीक है? हुँ,
वे फॉरवर्ड चलते हैं हम और बात कर लेते हैं चौथे औद्योगिक प्रदेश की, जो मुख्य औद्योगिक प्रदेश का भाग है, जिसमें हम बेंगलुरु, तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों। तो आपको क्या लगता है बेंगलुरु का जब भी नाम आपके ज़हन में आता है, तो यहाँ पे आपको जितने भी इंजीनियरिंग रिलेटेड उद्योग होंगे, वो डेवलप होंगे ना? भारी अभियांत्रिकी उद्योग, आईटी इंडस्ट्रीज डेवलप होगी। तो ये बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश है, जिसमें स्वतंत्रता के बाद विकास हुआ दोस्तों। और 1960 ईस्वी तक बेंगलुरु, सेलम तमिलनाडु का मदुरई, ये जिलों तक सीमित रखकर अब तमिलनाडु के विलुपुरम को छोड़कर लगभग सभी जिलों में ये बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश का विकास हुआ है। पाइकारा, ये पाइकारा जल विद्युत संयंत्र दोस्तों 1932 में विकास हुआ इनका। और साथ ही हम बात करते हैं कि स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जब हमने बात की थी, तो हमने वेस्टर्न घाट में ये कोल्लम वाला जो एरिया देखा था, तमिलनाडु केरल वाला एरिया देखा था। कर्नाटक का हमने बात किया था। कर्नाटक में आयरन के रिलेटेड दशा अच्छी थी, लेकिन कोयला नहीं मिल रहा था। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टेब्लिश हुए। उसकी मदद से हमने ऊर्जा प्राप्त की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। तो ये पाइकारा जल विद्युत संयंत्र भी उसमें एक सहयोगी के रूप में उभर कर आता है। पाइकारा जल विद्युत संयंत्र इस क्षेत्र में डेवलप होना ही है। सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ, करगा उद्योग का भी विकास हुआ। बेंगलुरु में भारी उद्योग, चेन्नई में रिफाइनरी, सेलम में स्टील और उर्वरक से रिलेटेड कारखाने स्टैब्लिश हुए। प्रमुख उद्योग की बात करें दोस्तों, तो ऑटोमोबाइल, हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड लिमिटेड का कारखाना यहाँ पे है, एयरक्राफ्ट का निर्माण करता है वो। ठीक है। हमारा टेलीफोन है, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कुछ भी गैजेट्स, और साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी और मशीन उर्वरक। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे। मशीन उपकरण यहाँ मिलते हैं। हम दोस्तों बात कर सकते हैं कि हमें जो गुजरात औद्योगिक प्रदेश है, उसकी क्या खास विशेषता है। तो ध्यान रखना, गुजरात औद्योगिक प्रदेश में अहमदाबाद, बड़ौदा, वलसाड, सूरत और जामनगर ये शामिल होता है। 1860 में सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पे भी लगे। रिफाइनरी का विकास हुआ जामनगर, कोयली रिफाइनरी, ध्यान रखना जामनगर कोयली क्षेत्र गुजरात का है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री डेवलप हुई अंकलेश्वर, बड़ोदरा, जामनगर में। कंडला पोर्ट, पोरबंदर सीमेंट इंडस्ट्री के लिए फेमस दोस्तों। प्रमुख केंद्र की बात करें, भरूच है, खेड़ा है, आनंद है, राजकोट है, सुरेंद्र नगर है। ये गुजरात के औद्योगिक प्रदेश है, भरूच, खेड़ा, आनंद, राजकोट, सुरेंद्र नगर। दोस्तों प्रमुख केंद्र के बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। गुजरात औद्योगिक प्रदेश इसलिए फेमस हो रहा है, रिफाइनरी में है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है, कांडला पोर्ट बना हुआ है यहाँ पे, पोरबंदर सीमेंट के लिए फेमस है दोस्तों। प्रमुख केंद्र के रूप में भरूच है, खेड़ा है, आनंद है, राजकोट है, सुरेंद्र नगर है। ये इसके सेंटर्स आप याद रखिएगा। साथ ही ये जो सेक्टर्स हैं गुजरात औद्योगिक प्रदेश में क्या क्या डेवलप हो रहा है, ये भी एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। हर कुछ मत याद रखिएगा कि यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप कर दिया आपने, ऐसा मत करिएगा दोस्तों। कांडला पोर्ट जरूर याद रखिएगा, कांडला पोर्ट गुजरात औद्योगिक प्रदेश का हिस्सा है। विशाखापट्टनम, गुंटूर की बात कर ले, ईस्टर्न कोस्ट वाला रीजन है इसमें। विशाखापट्टनम, कुर्नूल, ये जो क्षेत्र है वो औद्योगिक प्रदेश वाला। इसमें हमने सबसे ज्यादा अनुकूल, अगर मैं बात करूं दोस्तों, पोर्ट के लिए अनुकूल दशाएं कहीं पे भी डेवलप अगर हुई है, तो वो ईस्टर्न कोस्ट है। विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, यहाँ पे पोर्ट स्टेब्लिश हुए हैं। अंग्रेजों के टाइम में ये विशाखापट्टनम बहुत पुराना पोर्ट है। आंतरिक भाग की हम बात करें दोस्तों, तो कृषि और खनिज का भंडार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। गोदावरी बेसिन की बात करूँ दोस्तों, कोयला कोयला यहाँ मिलता है गोदावरी बेसिन में। और मैं आपको बता दूं कोयले के लिए उपयुक्त दशा क्या होती है। कोयला में क्या होता है, कोयला जहां बनेगा, जहां स्ट्रेटा बनेगा, तो नदियां जिस मार्ग पे चलती है दोस्तों, वहां पे तलछट जो होता है, नदी अपने साथ धूल मिट्टी पकड़ लाती है, तो वो समय के साथ उसमें लेयर्स बनती जाती है। और लेयर जब बनेगी, तो लेयर के साथ ही पेड़ पौधे और जो भी जीवाश्म होगा वो भी नीचे दबता जाएगा। और समय के साथ मिलियन ईयर के बाद कोयला नदियों वाले क्षेत्र में आपको जरूर मिलेगा। मैं इस तरह से विशाखापट्टनम दोस्तों 1941 में जलियान निर्माण के लिए
जाना जाता है। गुंटूर जो है सीसा, जस्ता, प्रगालक इंडस्ट्री है यहाँ पे, स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। प्रमुख केंद्र की बात करें तो विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश में विजयवाड़ा है, विजयनगर है, राजमुंद्री है और एलुरु है। बस ये औद्योगिक प्रदेश के नाम याद रखिएगा, विजयवाड़ा, विजयनगर, राजमुंद्री, एलुरु। यहाँ पे कोई समझाने वाली बात नहीं दोस्तों, सिर्फ रटने वाली चीजें हैं, तो मैं वे फॉरवर्ड चल रहा हूँ फटाफट। ठीक है। गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ प्रदेश की बात करें तो टाटा का यहाँ पे कारखाना भी है। हम बात कर सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में तीव्र विकास हुआ है इस क्षेत्र का। छोटे बाजार हैं यहाँ पे और शीशे और चमड़े का सामान मिलता है। आगरा, मथुरा जो क्षेत्र है उसमें, और मथुरा में रिफाइनरी है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है, कहीं पे भी कर लो आप। रिफाइनरी आप आज राजस्थान के बाढ़ में डेवलप कर रहे हो, ये कहाँ कर रहे हो? जहाँ पेट्रोल मिल रहा है। ठीक है। गुजरात, गुरुग्राम और दिल्ली मेरठ के एरिया की बात करें तो वो थोड़ी सी साइड लाइन हो गई। वहाँ माल पहुंच जाता, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री डेवलप वहाँ पे की जा सकती है। कृषि उपकरण की बात करें, सॉफ्टवेयर, और जो हमारी ग्रेटर नोएडा सिटी है वो हब है इसके लिए। प्रमुख केंद्र की बात करूँ दोस्तों, अंबाला, गाजियाबाद, मोदीनगर यूपी का, ये 3 सेंटर हैं। गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ प्रदेश के, अंबाला, गाजियाबाद, मोदीनगर यूपी का। अंतिम रूप से हमें बात करनी है कोल्लम और तिरुवनंतपुरम जो क्षेत्र है, तमिलनाडु केरल वाला जो रीजन है वो, और उसमें बंगाल, एग्रीकल्चर और जो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट है का डेवलपमेंट हुआ जनरली यहाँ पे। और कृषि या प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग का मतलब होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हैं दोस्तों, उसको हम कैसे इनोवेटिव बनाए और कैसे उन्हें उन्हें डायरेक्ट कंज्यूमर हो गया। आज क्या हुआ दोस्तों कि एक ग्रामीण आदमी था, वो शहर की तरफ आ गया, तो शहरीकरण बढ़ावा मिला, शहरीकरण को बढ़ावा मिलने के साथ समय का लोगों के पास अभाव आ गया। अभाव के साथ में लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बहुत ही ज़्यादा सुगम, अवेलेबल होना चाहिए, ऐसी डिमांड की। तो मार्केट ने भी ऐसी कुछ स्कीम लाई, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ज़्यादा रिफाइन करके और ऐसा कुछ करके कि आज जैसे मैगी होती है, सिर्फ पानी में डाला और बन गई। मतलब मैगी की बात नहीं है, दूसरे प्रोडक्ट भी ऐसे कुछ डेवलप कर दो। एग्रीकल्चर में कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा दो उसकी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, वो प्रोसेसिंग हो गई। ठीक है? ऐसे उद्योग यहाँ पे डेवलप हुए हैं और छोटे बाजार डेवलप हुए ही हैं। कोच्चि में रिफाइनरी का डेवलपमेंट हुआ है। और बात करें तो इसके सेंटर दोस्तों कोल्लम है, तिरुवनंतपुरम है, अल्वाया है, अंकुशा है, एर्नाकुलम है, उल्लूरू है। याद रखिएगा इन सेंटर्स के नाम। आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच।